उन लोगों को क्लास समझ में आ जाएगी जिन लोगों ने पेड पढ़ा है मेरे साथ। ठीक, आप आंसर भी कर पाओगे और आप एक खाका भी बना पाओगे, पूरा स्ट्रक्चर बना लोगे। हर एक थिंकर्स को एक पन्ने में हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से ख़त्म कर लेंगे, तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि जिसे हम इतना कठिन समझ रहे हैं ये वास्तव में उतना कठिन नहीं है। और आंसर राइटिंग भी आपको अच्छे से कराएंगे, लेकिन ये सब यूट्यूब पे कराएंगे। ठीक, चलिए, जिससे ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच पाए कि ऐसा हो सकता है, तो बाकी लोग भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए, आज हम लोगों को शुरू करना है मोहनदास करमचंद गांधी। नाम सुना है इनका? सबने सुना है ना? मोहन दास करमचंद गांधी, ये नाम है इनका। इनको एम के गांधी भी कहते हैं। बहुत सारे लोग एम के गांधी याद कर रखे हैं, कभी उनसे पूरा नाम पूछ लो गांधी का तो पूरा नाम भी ना बता पाए। मोहनदास करमचंद गांधी, जैसे मोदी का नाम आप लोग जानते हैं, क्या नाम है पूरा? हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना? तो ऐसे ही मोदी मोदी आप जानते हैं, ऐसे ही लोग गांधी गांधी जानते हैं। नाम बड़े होते हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी नाम था एम के गांधी का, जिनको हम लोग आज एम गांधी के नाम से जब कहते हैं तो उसका मतलब होता है महात्मा गांधी। नहीं, आज हम लोग किस नाम से जानते हैं इनको? महात्मा गांधी। इनको हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। एक और उपनाम इनका क्या? बापू। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू आदि नामों से हम लोग जानते हैं, जिनका पूरा नाम एम के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी होता है। गांधी को हम भारतीय राजनीतिक विचारक के रूप में पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। गांधी को हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारक के रूप में पढ़ने के लिए हम उपस्थित हैं। गांधी को भारतीय दार्शनिक के रूप में भी पढ़ा जाता है और गांधी को एक भारतीय राजनीतिज्ञ के रूप में भी जाना जाता है। कुछ लोग इन्हें भारतीय संत के रूप में जानते हैं। ठीक है, बड़े रूप हैं, बड़े स्वरूप हैं किनके? गांधी जी के। बहुत सारे लोग गांधी को समाज सुधारक के रूप में जानते हैं। बहुत सारे लोग इनको धर्म संरक्षक के रूप में जानते हैं। बहुत सारे लोग दलित उत्थान प्रणेता के रूप में जानते हैं। बड़े काम हैं किसके पास? गांधी के पास। बहुत सारे लोग इन्हें रचनात्मकता बहुत सारे लोग इन्हें रचनात्मकता को बढ़ावा देने के रूप में देखते हैं। बहुत सारे विचार इनके हैं, ये अपने विचारों के लिए भी जानते हैं। सत्याग्रह को वास्तव में एक आंदोलन के स्वरूप में स्थापित करने का श्रेय गांधी को जाता है। सत्य और अहिंसा का जो व्यवहारिक स्वरूप है उसकी स्थापना गांधी को जाता है। शाकाहार पे बहुत ज़्यादा काम करने के लिए हम गांधी को जानते हैं। इवन दुनिया में सबसे ज़्यादा शाकाहार पर काम करने वाले व्यक्ति के रूप में हम किसको जानते हैं? गांधी को जानते हैं। विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए हम गांधी को जानते हैं। स्वराज और सर्वोदय, इन दो बड़े शब्दों को
व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए हम गांधी को जानते हैं। विकेंद्रीकरण और ट्रस्टीशिप, इन दो सिद्धांतों को आगे लाने का काम इनका है, और धर्म और राजनीति तथा नैतिकता को आपस में अंतर संबंधित करते हुए राज्य संचालन की बात के लिए हम इनको जानते हैं। इन्हें राज्य के स्वरूप में अराजकतावादी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। एक आदर्श राज्य, एक राम राज्य जैसा आदर्श राज्य स्थापित करने के स्वरूप में भी हम लोग इन्हें जानते हैं। तो गांधी के लिए जितने भी पक्ष खोले जाएं, गांधी के लिए जितनी भी बातें करी जाएं, सब कम, सब क्या है, थोड़ा है। आज के समय में गांधी को लोग बहुत कम जानते हैं, और जितना समय बीतता जा रहा है गांधी को जानने वालों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन गांधी बड़े हो रहे हैं। गांधी को जानने वालों की संख्या कम हो रही है, लेकिन गांधी क्या हो रहे हैं, गांधी बड़े हो रहे हैं। वैल्यू इस बात से नहीं बढ़ती है कि आपको कितने लोग जानते हैं या आप कितने लोगों को खुश कर पा रहे हैं, इससे वैल्यू नहीं बढ़ती। आप कितना क्वालिटेटिव रूप से सामने जा रहे हैं, इससे वैल्यू बढ़ती नहीं। मर्सिडीज पूरे साल भर में 10,000 गाड़ियां बेचती है, और मारुति साल भर में 10 लाख गाड़ियां बेचती है। लेकिन वर्ल्ड में कैपिटल शेयर देखोगे तो मारुति की कैपिटल शेयर मर्सिडीज के कैपिटल शेयर से बहुत कम है, 70-80 गुना कम है ना। कितने लोगों को खुश करता है मर्सिडीज? 10,000 लोगों को, और मारुति 10 लाख लोगों को। लेकिन कैपिटल शेयर देखो तो जितने कितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचते हैं और कितने ज्यादा लोगों को खुश करते हैं, इससे नहीं, बात इससे नहीं बनती। बात इससे बनती है कि कितना गुणात्मक आप करते हैं। गांधी के साथ क्या है, मात्रात्मक या गुणात्मक? गुणात्मक पक्ष गांधी के साथ जुड़ता है। इसलिए जो गांधी को जानते हैं वो गांधी जैसा जीना शुरू कर देते हैं, और जो गांधी को नहीं जानते वो तो बस 3 ही लाइन बताते हैं कि गांधी ने देश को बांट दिया, गांधी का कैरेक्टर अच्छा नहीं था, और गांधी ने भगत सिंह को मरने दिया। इन 3 शब्दों के अलावा उनको और कुछ पता नहीं है। और जिस दिन गांधी के एक भी पक्ष को, अगर गांधी को 0.1% भी अगर वो जान लें, वो पढ़ लें, तो शायद उनका जीवन जो है बदल जाए, है ना। ऐसे हैं गांधी। तो गांधी को जितना भी पढ़ें, जितना भी जाने, वो सब कुछ क्या है, कम है। लोगों के अक्सर विचार दर्शन हुआ करते हैं, नहीं, बहुत बड़ी बात है, गंभीर बात है। अक्सर लोगों के विचार दर्शन हुआ करते हैं ना, लोगों के विचार दर्शन हुआ करते हैं। अक्सर लोगों के विचार जो हैं वो दर्शन हुआ करते हैं, दर्शन हुआ करते हैं। दर्शन समझ रहे ना, फिलॉसफी। लोगों के विचार दर्शन हुआ करते हैं सॉरी, लोगों के विचार दर्शन हुआ करते हैं, ठीक। और बहुतों के जो विचार हैं, बहुतों के जो विचार हैं उसका व्यवहार से कोई लेना देना नहीं होता, है ना। बहुत ऐसे बड़े बड़े विचारक हैं जिनका व्यवहार बड़ा निकृष्ट रहा है, और जिनके विचार बड़े उत्कृष्ट रहे हैं, है ना। व्यवहार बड़ा निकृष्ट रहा है। कुछ लोगों के नाम नहीं लेना चाहते, नहीं तो नाम ले ले, नेता भी हैं उसमें। विचार बड़े उत्कृष्ट हैं, व्यवहार बड़े निकृष्ट। अक्सर लोगों के विचार ही दर्शन हुआ करते हैं, और यहां तो गांधी का जीवन ही दर्शन है। नहीं, गांधी का संपूर्ण जीवन ही दर्शन है, संपूर्ण जीवन ही दर्शन है, संपूर्ण जीवन ही दर्शन है। सोचो, इतना सदा हुआ जीवन इन्होंने जिया कि इनके जीवन की हर घटना एक दर्शन है, एक दार्शनिक विचार है। लोग सदा हुआ बोलते हैं, लोग सदा हुआ विचार देते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी वाणी पे कंट्रोल होती है, जिनके अपने वाणी पे नियंत्रण होता है और बहुत सदा हुआ बोल लेता है, वो बहुत बहुत महान व्यक्ति होता है। वो कुछ जीवन में कुछ भी प्राप्त करने में सक्षम होता है। तो सोचो, जो पूरा जीवन सदा हुआ जीता होगा, केवल सदा हुआ बोलता नहीं है, जो पूरा जीवन सदा हुआ जीता होगा, उसके लिए क्या बात है।
इसीलिए गांधी को 0.1% भी अगर आप समझ लो, छू लो विचार, तो जीवन में क्रांति हो जाए। नहीं, लोगों के विचार दर्शन होते हैं, इनका तो संपूर्ण जीवन ही क्या है, दर्शन, पूरा जीवन दर्शन। और आज मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला, आज मैं गांधी के जीवन परिचय को ही कराऊंगा, और गांधी के जीवन परिचय को करते करते ही आप कुछ ऐसे सिद्धांत देख लेंगे कि आपको लगेगा कि वाकई में ये बात, जाने अनजाने दोनों ही स्वरूपों में गांधी का जो जीवन था वो बड़ा सधा था। बहुत सारे आक्षेप भी गांधी के ऊपर लगाए जाते हैं कि गांधी को गांधी परिस्थितियों ने बना दिया। एक कोट आता है गांधी के साथ कि गांधी को गांधी परिस्थितियों ने बना दिया, परिस्थितियों ने बना दिया। मतलब ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि गांधी परिस्थितियों की देन है, गांधी में कुछ खास नहीं था, और परिस्थितियों ने गांधी को क्या बना दिया, गांधी बना दिया। ऐसा इनका मानना है कि गांधी में कुछ खास नहीं था। गांधी परिस्थितियों का परिणाम है, गांधी परिस्थितियों की देन है। एक और बड़ी बढ़िया कोटेशन लोगों के जबान में होता है, मजबूरी का नाम, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अक्सर लोगों के जबान पे ये होता है। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी और परिस्थितियों ने गांधी को गांधी बना दिया, दोनों बात, दोनों सब देखी। क्या वाकई में गांधी में कुछ खास नहीं था और परिस्थितियों ने गांधी को गांधी बना दी? तो परिस्थितियों तो बहुतों के साथ आती, फिर और लोग गांधी क्यों नहीं बने? परिस्थितियां तो बहुतों के साथ थी उस समय, जिस समय अंग्रेजों का शासन था, उस समय और भी तो बहुत सारे लोग थे जो गांधी जैसी परिस्थितियों में थे, फिर उन्होंने इतना उत्कृष्ट कार्य क्यों नहीं किया? गांधी ऐसा क्यों कर पाए? तो गांधी के भीतर कुछ तो खास था, कुछ तो गांधी के अंदर विशेष था। क्या विशेष था गांधी के अंदर? कुछ तो रहा होगा विशेष। वो विशेष क्या था गांधी के अंदर? जिद। ये विशेष था गांधी के अंदर, है ना? कैसे जिद? अच्छी वाली जिद। दो प्रकार की जिद होती है ना, एक अच्छी वाली जिद होती है, एक बुरी वाली जिद होती है। गांधी के अंदर एक जिद थी, कौन सी वाली? अच्छी वाली। और इस जिद ने गांधी को गांधी बनाया, या ये जिद ही गांधी थे? ये हर व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए। नहीं, हर इंसान के भीतर एक जिद होनी चाहिए। और हमारे यहां जो जिद है, हमारे यहां जो जिद है, इसको योग कहते हैं। हमारे यहां जिद को क्या कहते हैं? शब्द का इस्तेमाल ठीक से समझो तो आपको समझ में आएगा। हमारे यहां जिद को योग कहते हैं। योग नाम सुना है? कौन सा योग? हठ योग, है ना? तो जिद को हम लोग हठ कहते हैं। दो प्रकार का हो सकता है, एक ईश्वर के पाने की जिद, और एक दुनिया को जीतने की जिद, और एक मैं की जिद, एक खुरापात की जिद। अच्छी जिद हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। जिस इंसान के भीतर अच्छी जिद होगी, वो इंसान गांधी होगा। गांधी बनने के लिए गांधी के नक्शे कदम पे चलने की जरूरत नहीं है।
गांधी बनने के लिए गांधी जिंदाबाद कहने की जरूरत नहीं है। गांधी बनने के लिए एक ही कपड़े को लपेट के और डंडा लेके और चश्मा पहन के चलने की जरूरत नहीं है। गांधी बनने के लिए बस अच्छाई की जिद पालने की जरूरत है। जिसने जिसने भी अच्छाई की जिद पाल रखी है सब गांधी हैं, भले ही उनका नाम गांधी हो चाहे गांधी न हो। इसलिए मैं कहता हूं कि गांधी को 0.1% भी अगर आपने महसूस कर लिया तो आपके जीवन में क्रांति हो जाएगी और एक गांधी अलग से बनना शुरू हो जाएगा। वो गांधी गांधी जैसा दिखे नहीं, लेकिन उसके कार्य कैसे होंगे? गांधी वाले। ये है गांधी। गांधी के जीवन परिचय की शुरुआत करेंगे हम लोग। गांधी से क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लें, उसके बाद गांधी का जीवन परिचय हम लोग शुरू करेंगे। गांधी को जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहला अपना टॉपिक होगा गांधीवाद। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? गांधीवाद। क्या वास्तव में कोई गांधीवाद जैसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या? क्या वास्तव में गांधीवाद जैसी कोई बात है क्या? नहीं। इसी तरीके से दूसरा जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे गांधी का सत्य एवं अहिंसा। गांधी की सत्य एवं अहिंसा। तीसरी बात हम लोग पढ़ेंगे अराजकतावाद। अराजकतावाद, अनार्किज्म, अराजकतावाद। विकेंद्रीकरण पढ़ेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण पढ़ेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। न्यासीता का सिद्धांत पढ़ेंगे। न्यासीता का सिद्धांत पढ़ेंगे जिसको ट्रस्टीशिप कहते हैं। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पढ़ेंगे। न्यासीता का सिद्धांत पढ़ेंगे, ट्रस्टीशिप। राम राज्य पढ़ेंगे। राम राज्य पढ़ेंगे। बहुत बार आरोप प्रत्यारोप लोग या विद्वान लगाते हैं कि गांधी के राम राज्य के कारण ही हिंदू मुस्लिम एकता संभव न हो सके। इसी तरीके से गांधी का वर्ण व्यवस्था पर विचार पढ़ेंगे। वर्ण व्यवस्था पर विचार पढ़ेंगे गांधी का। इसी तरीके से गांधी की शिक्षा व्यवस्था पढ़ेंगे। शिक्षा योजना पढ़ेंगे गांधी की। गांधी की शिक्षा योजना पढ़ेंगे। शिक्षा योजना पढ़ेंगे। स्वराज पढ़ेंगे हम लोग गांधी का। स्वराज पढ़ेंगे। गांधी का सर्वोदय पढ़ेंगे, है ना? गांधी का स्वराज और गांधी का सर्वोदय। बस इतना बहुत होगा, है ना? इतना बहुत होगा। यह गांधी का दलित उत्थान संबंधी विचार। दलित उत्थान संबंधी विचार। दलित उत्थान संबंधी विचार। ठीक है, इतना कुछ जो है वो हम लोग पढ़ेंगे गांधी के संबंध में। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गांधी का जीवन परिचय। गांधी का जीवन परिचय। चलिए शुरू करते हैं। गांधी का जीवन परिचय। गांधी का जीवन परिचय। गांधी का जीवन परिचय। गांधी का जीवन परिचय। गांधी का जीवन परिचय।
गांधी का जीवन परिचय। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869। जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1859, सॉरी 69, 69। जन्म कहाँ पे हुआ था? गुजरात के पोरबंदर। बंदर ये बताता है कि आगे गाह होगा, नहीं, बंदरगाह। तो असल में पोरबंदर एक पत्तन है, एक पोर्ट है, गुजरात में के पश्चिमी तट पे एक पोर्ट है, वहीं पर जन्म हुआ था गांधी का, गुजरात के पोरबंदर में। इनकी जो फैमिली थी वो एक मध्यम वर्गीय परिवार माना जाता था, कि इनका जो जन्म हुआ है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मिडिल क्लास फैमिली है ना। मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाला व्यक्ति पढ़ सकता है बाहर जाके, और अक्सर एलीट क्लास से ज़्यादा मध्यम वर्गीय परिवार के लोग दुनिया में बाहर पढ़ते हैं, भले ही लोन लेके पढ़ें, भले ही कर्जा लेके पढ़ें, क्योंकि हर मध्यम वर्ग के परिवार को इस बात की आशा होती है कि वो कभी हाई क्लास बन सकता है। लोअर क्लास में हाई क्लास बनने का जो जज्बा होता है वो नहीं होता, बट मध्यम क्लास में अक्सर हाई क्लास तक जाने का जज्बा होता है। गांधी में कुछ ऐसा था नहीं कि गांधी हाई क्लास बनना चाहते थे। गांधी तो बस वर्तमान जीने वाले व्यक्ति थे। गांधी कैसे थे? वर्तमान जीने वाले व्यक्ति थे। वर्तमान जीने वाले व्यक्ति। अक्सर जितने लोग दार्शनिक होते हैं सब वर्तमान जीते हैं। लोगों को लगता है कि दार्शनिक फ्यूचर की बात करता है। जितने भी दार्शनिक हैं सब वर्तमान की बात करते हैं, कोई भी दार्शनिक फ्यूचर की बात नहीं करता। फ्यूचर की बात हम आप करते हैं। दार्शनिक हमेशा कैसी बात करता है? वर्तमान की बात। दार्शनिक हमेशा वर्तमान बदलना चाहता है। दार्शनिक कौन होता है? दार्शनिक वो होता है जो अपने समय की समस्याओं पर विचार करे। दार्शनिक वो होता है जो अपने समय में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को कैसे समाप्त किया जा सके उस पर बात करे। कि दार्शनिक वो है जो आज के 200 साल बाद की बात करे? नहीं, आज की बात करे। और आज की बात बदलते बदलते 200 साल लग जाए वो अलग बात है, और लोगों को इसकी बात समझ में आए 200 साल बाद जाके, वो लोगों की अल्पज्ञता है ना, वो लोगों की मूर्खता है कि दार्शनिक की मूर्खता? दार्शनिक की बात 200 साल समझ में लोगों को आ रही है, ये लोगों की गलती। उसी रूसों को उसके टाइम पे कोई अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं देता था, और उसी रूसों को बाद में माना गया। उसी रूसों को बाद में लोकतंत्र का जन्मदाता माना गया। उसी रूसों को बाद में दुनिया में बहुत बड़े स्तर पर उसे सम्मानित और याद करने की बात की गई। उस समय लोग लावारिस मारा था रूसों। इतने पैसे नहीं थे रूसों के पास कि अपने जो 4-5 बच्चे हुए थे उनको पाल सके। अनाथालय दे आया था। सोचो, लोग सोचते हैं कि ऐसे चक्रवर्ती लोगों की संतानें चक्रवर्ती होंगी, और ऐसे चक्रवर्ती लोगों की संतानें कैसी चक्रवर्ती होगी जो अपने चक्रवर्ती माँ बाप के सानिध्य में भी नहीं रह पा रही, जिनको अनाथ आश्रम में पलना पड़ रहा है। ऐसे से क्या चक्रवर्ती का आप अपेक्षा कर सकते हो? लेकिन ऐसे ही लोगों ने दुनिया को राह दिखाई।
मध्यम वर्गीय परिवार, वर्तमान जीने वाला होता है। गांधी वर्तमान जीने वाले व्यक्ति थे, इसलिए गांधी नहीं सोचते थे कभी कि वो हाई क्लास बनेंगे कि उच्च क्लास बनेंगे। जो गांधी को मिलता था गांधी जी रहे थे। गांधी की बचपन की शुरुआत करते हैं। गांधी ने अपना पूरा जीवन एक पुस्तक में लिपिबद्ध किया है, जिसे हम गांधी की आत्मकथा के नाम से जानते हैं, जिस आत्मकथा का नाम है मेरा सत्य के साथ प्रयोग। सत्य के साथ प्रयोग। या सत्य के साथ प्रयोग, मेरी आत्मकथा, है ना। सत्य के साथ प्रयोग, मेरी आत्मकथा, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ एंड माई ऑटोबायोग्राफी। ये पुस्तक का नाम है। किसकी पुस्तक का नाम है? गांधी के पुस्तक का नाम है। गांधी ने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो पूरी दुनिया में आत्मकथा लिखने का स्वरूप, ट्रेंड बदल गया। मैंने पहले भी कहा कि गांधी कभी लकीर के फकीर नहीं रहे। जब गांधी ने आत्मकथा लिखनी शुरू करी तो गांधी ने जो आत्मकथा लिखी, ऐसा नहीं था गांधी की आत्मकथा किसी महापुरुष की पहली का आत्मकथा थी। बहुतों ने आत्मकथाएं लिखी, लेकिन गांधी ने जब आत्मकथा लिखी तो गांधी ने आत्मकथा लिखने का स्वरूप बदल दिया। और इसके बाद तो लोगों ने गांधी को ही फॉलो किया। जितने भी लोग अपनी आत्मकथाएं लिखते, सारे लोग अपनी आत्मकथाओं में अपनी उपलब्धियां, अपनी विशेषताएं, अपने गुण आदि की चर्चा करते हैं। गांधी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आत्मकथा लिखी तो सबसे ज्यादा अपने दुर्गुणों, अपनी कमियों को खुलकर उजागर किया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे बारे में लोग क्या धारणा बनाएंगे, क्या करेंगे। लोग बहुत बड़े नेता के रूप में, बड़े राजनीतिक के रूप में, बड़े दूरदर्शी के रूप में, बड़े संत के रूप में जानते हैं। लेकिन गांधी ने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो उसमें जो उनके दोष थे, उनकी जो कमियां थी, उनकी जो असफलताएं थी, उन पर भी उन्होंने खुल के उतना ही महत्व दिया जितना उन्होंने अपनी सफलताओं को बताने का प्रयास किया। इसके बाद तो एक ट्रेंड ही चल गया। जिन लोगों ने आत्मकथाएं लिखी, उन सब लोगों ने एक पक्षी आत्मकथा लिखनी शुरू कर दी। सफलता की बजाय केवल और केवल असफलताओं और कमियों को उजागर करना शुरू कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि गांधी कोई व्यक्ति, गांधी कोई विचार नहीं है, गांधी एक युग है। गांधी अपने आप में क्या है? गांधी एरा एक पूरा का पूरा गांधी युग है। और वो कोई इंडिया के लिए नहीं है, हम तो पूरे विश्व के लिए अपना गांधी युग या गांधी एरा मानते। क्योंकि गांधी ने प्रभावित केवल भारत को नहीं किया। गांधी का कोई भी विचार आपको स्थान विशेष के रूप में मिलेगा ही नहीं। भले ही गांधी एक राजनीतिज्ञ होते हुए उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी। 3 बड़े आंदोलन हुए हमारे स्वतंत्रता इतिहास में, और 3 बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने वाले गांधी जी हैं। तो गांधी जी ने भले ही भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया, लेकिन जब पर भी इन्होंने अपने विचार दिए, वो विचारों का स्वरूप हमेशा वैश्विक रहा। इनके विचार हमेशा मानव के लिए थे, भारत के लिए नहीं, अकेले मानव के लिए। इनके विचार हमेशा वैश्विक रहे। जब इस सर्वोदय की बात करते हैं, जब इस स्वराज की बात करते हैं, तो स्वराज में अंग्रेजों से स्वराज नहीं चाहिए था। स्वराज में सबसे पहले खुद से मुक्ति चाहिए थी, स्वयं से, स्व से। पहले स्व पे तो राज करना सीखो। स्व पे मतलब अपने आप पे,
अपने आप पे राज्य करना सीख लोगे तो अपने आप अपने देश का राज मिल जाएगा। जब खुद पे राज करने लायक नहीं है और हम मांग रहे हैं कि हमें राष्ट्र का राज मिल जाए, संभव है? तो बड़े वैज्ञानिक विचार थे, बड़े तार्किक विचार थे, बड़े दूरदर्शी और व्यापक सार्वभौम विचार थे किसके? गांधी के। तो गांधी ने जब ऑटोबायोग्राफी लिखी तो ऊपर भी एक ट्रेंड बदल दिया। इसीलिए हम लोग गांधी को अक्सर गांधी युग के रूप में जानते हैं, गांधी एरा के रूप में जानते हैं। बचपन की बात करें तो बचपन जो इनका था, बचपन ये पढ़ाई लिखाई में बहुत कुशाग्र नहीं थे। अक्सर जो भी बड़े लोग हैं दार्शनिक, उनके साथ एक चीज जुड़ती है कि बचपन में बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। नहीं, अब ऐसा नहीं है कुशाग्र बुद्धि के नहीं थे तो मंद बुद्धि थे, नहीं। हमेशा 3 बातें होती है, मैंने बता रखा आपको कि जो कुशाग्र बुद्धि का नहीं है, ऐसा नहीं वो मंद बुद्धि का है, सामान्य बुद्धि के होंगे। तो पहली बार मैं किसी के साथ बचपन में लिखने जा रहा हूं कि इनका बचपन में ये सामान्य बुद्धि के थे। कैसे? सामान्य बुद्धि के थे। अभी तक तो मैंने सबके लिए कुशाग्र बुद्धि का ही प्रयोग किया, गांधी जी के लिए सामान्य बुद्धि की बात कर रहे। और आप जानते हो सामान्य ही दुनिया में सबसे बड़ा होता है, सामान्य ही सार्वभौम में होता है। कुशाग्र विशेष है, मंद विशेष है, स्पेशल है ना। जो मंद बुद्धि होगा वो भी स्पेशल होगा, जो कुशाग्र होगा वो भी स्पेशल होगा। यूनिवर्सल कौन होगा? जो सामान्य होगा। अक्सर लोग सामान्य को सामान्य समझते हैं, सामान्य को लोग एवरेज समझते हैं। सामान्य एवरेज नहीं है। जब आप सामान्य को एवरेज करोगे तो बिलो करते हो तो स्पेशल हो जाता है। ये सामान्य सामान्य है, ये सार्वभौम है। ये सामान्य क्या है? यूनिवर्सल। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि गांधी बचपन में कैसे बुद्धि के स्वामी थे, तो मैं तो कहूंगा सार्वभौम बुद्धि के स्वामी थे, यूनिवर्सल बुद्धि के स्वामी थे। ऐसा कुछ सामान्य बुद्धि के स्वामी थे। बचपन में एक सामान्य बच्चा जिस तरीकों का व्यवहार करता है, ऐसे ही सामान्य व्यवहार इनका भी था। तो बचपन में सामान्य बुद्धि के थे, सामान्य व्यवहार था, सामान्य व्यवहार था। क्या होता है सामान्य व्यवहार? जो भाव से चले। सामान्य व्यवहार क्या होता है? जो भावनात्मक होता है, जो भाव से चलता है। जो बुद्धि से चलता है वो कुशाग्र हो जाता है, भावनात्मक। प्राथमिक शिक्षा दीक्षा पोरबंदर में हुई। माता पिता का बड़ा प्रभाव था इन पर। माता पिता, माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। हाँ हाँ, माता का नाम पुतलीबाई था, जो बहुत ही धार्मिक, सात्विक महिला थी। विशेषकर इनके धार्मिकता और सात्विकता का बड़ा प्रभाव पड़ा, माता का बड़ा प्रभाव पड़ा गांधी पर। पिता भी सरल स्वभाव के, अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, इनका भी बड़ा प्रभाव पड़ा। तो जो भावनात्मक होता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है अपने आसपास लोगों का, माता पिता का। तो इनका प्रभाव इनके था क्योंकि ये भावनात्मक थे। और भावनात्मक होने वाले व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो सामान्य होता है, प्रकृति के अनुरूप होता है। नहीं, जो भाव से चलते हैं वो कैसे होते हैं? प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति के अनुरूप। और जो बुद्धि से चलते हैं वो वास्तव में प्रकृति के विपरीत होते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा बुद्धिमान हो। नहीं, बुद्धिमान हो ना, क्योंकि हम चाहते नहीं प्रकृति के अनुरूप रहना। हमें लगता है प्रकृति के अनुरूप रहना यायावर रहना है, हमें लगता है प्रकृति के अनुरूप रहना आदिवासी रहना है। ऐसा क्या लगता? तो ऐसे ही। तभी बुद्धिमान बच्चे की कामना करते हैं, खुद भी बुद्धिमान बनना चाहते हैं, है ना, क्योंकि हम प्रकृति से दूर रहना चाहते हैं।
एक लंबा जीवन, एक अच्छा जीवन, एक सुखी जीवन प्रकृति से दूर रहकर ही मिल सकता है या प्रकृति के साथ रह के मिल सकता है? प्रकृति के साथ रह के मिल सकता है। आज भारत की औसत आयु 67 ईयर है, 67 साल। और आज के 50 साल पहले, 60 साल, 100 साल पहले भारत की औसत आयु 100 वर्ष थी। नहीं, आज के 100 साल पहले भारत के लोगों की औसत आयु 100 वर्ष थी। आज औसत आयु 67 वर्ष है। क्या गलती हो गई भारतीयों से? प्रकृति से दूर हो रहे। जितना प्रकृति से दूर जाएंगे उतना ही आपकी जो जीवन प्रत्याशा है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। बावजूद इसके हम कहां जा रहे हैं? प्रकृति से दूर। क्योंकि सारा विकास की जो सुई थी ना वो उल्टी घूम गई। अब हम अपने विनाश की ओर बढ़ने को विकास समझते हैं और विकास को विनाश समझते हैं। समझ ही उल्टी हो गई। जितने भी विचारक आज तक आए, जितने भी दार्शनिक आए, वो चाहे पूरब के हो या पश्चिम को, सबने लोगों को यही समझाने का प्रयास किया, उल्टी दिशा में जा रहे हो। लेकिन हमने समझने का प्रयास नहीं किया। और जब तक इनको समझ पाते तब तक इतनी दूर चलकर आ गए हैं कि अगर वापसी भी करें तो 1000 साल लग जाएंगे वापस जाने में। तो लगता है कि इसी को विकास मान लें और इसी ओर चलें। पूरे पूर्वज से लेके हम अब आज तक का विकास जो हमने अचीवमेंट किया उसे हम जाया नहीं जाने देना चाहते, इसलिए आज गलत दिशा में ही चल रहे हैं और उसको विकास समझें। प्रकृति के अनुरूप, भावनात्मक व्यक्ति प्रकृति के अनुरूप होता है। तो गांधी का भी व्यवहार कैसा था? बचपन में प्रकृति के अनुरूप था, सामान्य व्यवहार था, यूनिवर्सल बुद्धि थी, ठीक ठाक जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्राथमिक शिक्षा दीक्षा यहीं पर हुई, प्राथमिक शिक्षा दीक्षा जो था वो यहीं पर हुई। इनके पिताजी मुंशी थे और माताजी जो थी वो बड़ी सात्विक विचार की थी। और विशेषकर जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी वो परिवार से ही मिली, इसलिए परिवार का बड़ा प्रभाव भी रहा इनके ऊपर। थोड़ी छोटी छोटी घटनाएं इन्होंने लिखी, जैसे दोस्तों के साथ रहते थे, अपने मित्रों के साथ रहते थे। चाचा जी इनके बीड़ी पिया करते थे। नहीं, चाचा जी तब बीड़ी पिया करते थे। गांधी लिखते हैं कि जब वो बीड़ी पी के फेंक दिया करते थे तो हम लोग इस ताक में रहते थे कि वो बुझी हुई बीड़ी एक बार जला के देखी जाए। तो उसको भी ट्राई किया इन्होंने बचपन में, बुझी हुई जो इतनी सी बीड़ी रह जाती। स्कूल में जाने लगे तो दोस्तों में बड़ा एक प्रचलन था कि लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज वाले बड़े बलशाली हुआ करते थे, ऐसा हिष्ट-पुष्ट थे। तो ऐसा कहा जाता था ये बड़े सामान्य, सब कुछ शारीरिक रूप से भी कमजोरी थे, है ना। तो इनको भी लगा कि नॉनवेज खाया जाए, है ना। इनको भी लगा कि मांसाहार करके देखा जाए, जबकि इनके परिवार में मांसाहार निषिद्ध था, प्रतिषिद्ध था, मांसाहार नहीं करता था कोई। लेकिन इन्होंने ट्राई करना चाहा कि मांसाहार किया जाए, छोटी की बात है। तो अपने एक दोस्त के साथ एक खेत में इन लोगों ने प्लान किया कि बनाते हैं। फिर इन्होंने नॉनवेज बढ़िया बनाया मिलके लोगों ने, इनके दोस्तों ने। उम्र ज़्यादा थी नहीं, 9-10 की वर्ष की उम्र रही, तो बना नहीं पाए, सब कच्चा ही रह गया। फिर खाए तो मज़ा नहीं आया। तो गांधी लिखते हैं कि उसके बाद मुझे कभी मांसाहार करने की इच्छा भी नहीं हुई। सही बात है, जब बना ही नहीं पाओगे, कच्चा रह गया होगा मांस, तो खा ही नहीं पाए तो एक अलग सी अरुचि उत्पन्न हो गई। इसलिए गांधी ने अपने जीवन में कभी फिर मांसाहार नहीं किया और शाकाहार पर बड़ा काम किया। शाकाहार पर बड़ा काम किया। शाकाहार पर काम करने की कहानी अलग, इसका मांसाहार से अरुचि से कोई लेना देना नहीं है, शाकाहार की कहानी अलग। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक सामान्य व्यवहार था।
मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पास कर ली, मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली इन्होंने, इसी के साथ इनका विवाह कर दिया गया। कोई ख्वाब है? नहीं, कोई ख्वाब नहीं है। आप देखो 12-13 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया। 13 साल क्या होता है? कुछ नहीं। 13 साल की अवस्था में आप देखो, 14 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया। हाई स्कूल में हम लोग पास करते हैं कितने साल की अवस्था में? 15 वर्ष की अवस्था में। 14 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया। ख्वाब होते, करियर होता, तीव्र बुद्धि होते तो कहते नो, अभी मैरिज नहीं करेंगे, नहीं करियर। 14 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया। 15 साल की अवस्था होते होते भगनलाल भी आ गया, मगनलाल जगनलाल जो भी था, बच्चा भी हो गया एक। चौदह वर्ष में विवाह हो जाता है, 15 वर्ष में समझ लो बच्चा भी हो गया। मैट्रिक पास करते, क्लास 9 में ही शादी हो गई होगी, 10 तक आते आते बच्चा भी हो गया, 10 पास हो गए। मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली, उसके बाद घर बैठे, कोई काम धाम तो था नहीं, घर ही बैठे रहे। अब 1 वर्ष बीत रहा था, एक पड़ोसी ने भाई से कहा, इनके बड़े भाई थे, अगर बड़े भाई इनके ना होते तो ये बहुत कुछ ना कर पाते। जितना गांधी ने किया उन सब में सबसे बड़ा योगदान इनके बड़े भाई का था। बड़े भाई बड़े व्यवहारिक व्यक्ति थे, वही सब मैनेज करते थे। तो बड़े भाई ने कहा कि एक पड़ोसी आए, पड़ोसी ने बड़े भाई से कहा कि ये तुम्हारा छोटा भाई मैट्रिक पास कर लिया है, इसको आगे पढ़ाओ, अच्छा है लड़का, अच्छा है, आगे पढ़ेगा तो कुछ करेगा। तो उन्होंने क्या करे, तो कहा इसको पढ़ाई कराओ वकालत की, बैरिस्टर की। नहीं, तो उन्होंने कहा कर पाएगा? कहा नहीं कर पाएगा, हाई स्कूल पास हो गया ना। सोच लो, तब हाई स्कूल पास होना बड़ा कठिन माना जाता था। हम लोग पढ़ाई करते थे पश्चिम बंगाल में, तो हमारे यहाँ क्लास 5 में जाना बड़ा कठिन माना जाता था, 4 पास होना बड़ा कठिन होता था। अक्सर मैक्सिमम लोग फेल हो जाया करते थे, 5 में बड़ी कठिनाई से बोर्ड हुआ करता था 5 के लिए, है ना। तो मैट्रिक तो बहुत बड़ी बात थी, मैट्रिक कर लिया, कहा बैरिस्टर की पढ़ाई कराओ। बड़े भाई ने पूछा क्यों, बैरिस्टर की पढ़ाई करोगे? हाँ करेंगे। इंग्लैंड जाओगे? हाँ जाएंगे। कह तो दिया, बड़े भाई साहब लग गए। कहाँ भेजने के चक्कर में? इंग्लैंड भेजने के चक्कर में अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। इतने पैसे नहीं थे कि इंग्लैंड पढ़ा पाए, फिर भी उन्होंने जो भी खेत था, जो भी जमा पूंजी थी, सब जुटा के तय किया कि भाई छोटा भाई है, वकालत कर लेगा, पढ़ के आ जाएगा तो यहाँ कमाई कमाई। बड़े पैसे थे वकालत में और बड़े कम लोग थे। वकील वही बनेगा जो कहाँ से पढ़ के आएगा, इंग्लैंड लाइसेंस भी उसी का बनेगा। कानून कौन सा चलता था? अंग्रेजों वाला। तो तय हो गया कि ठीक है जाएंगे। और जब उन्होंने पूरा अरेंजमेंट कर दिया, उसके बाद गांधी रोने लगे, नहीं जाएंगे। कस्तूरबा की याद सताने लगी, इनको छोड़ के कैसे जाएंगे, भगनलाल को छोड़ के कैसे जाएंगे, है ना। रोने लगे कि नहीं जाएंगे। अब जब सारी व्यवस्था हो गई तब गांधी ने मना कर दिया, जाएंगे ही नहीं, पत्नी को छोड़ने का मन ही नहीं। कन्विंस किया गया, बड़ा बताया गया कि नुकसान हो जाएगा, टिकट के पैसे कर दिए हैं, सब कर दिए हैं, अब जाना ही पड़ेगा। बहुत कन्विंस के बाद, बहुत कन्विंस के बाद गांधी तैयार हुए पढ़ने जाने के लिए, है ना। तो गांधी जब गए यहां से, सोच लो ये भाव से चलने वाला व्यक्ति है, अभी तक कहीं बुद्धि दिखी? भाव से चलने वाले व्यक्ति, बच्चा हो चुका है, अब जा रहे हैं बैरिस्टर की पढ़ाई करने इंग्लैंड। पैसे खर्चे के लिए भी दे दिए गए इनको बांध के, और
बैठा दिया गया जहाज पे। जहाज जाने में 1 आध महीने तो लगते हैं। 1 आध महीने इनका जो है समय बीता, तो बीच में ही इनको समझ में आ गया कि अब इंग्लैंड में जाना है, थोड़ा स्मार्ट बनना है। तो जैसे इंग्लैंड पहुंचे तो पैसे तो मिले ही थे। सबसे पहले इन्होंने रहने का जुगाड़ किया। कमरे उमरे देखे तो समझ में नहीं आया कमरे इनको। स्कूल के नज़दीक दूर थोड़ा कमरा समझ में आया, 2 BHK। 1 BHK लिए ही नहीं, 2 BHK सीधे। जहां पढ़ने जाना होता था वहां से 5 किलोमीटर दूर। और स्कूल जाने के लिए बग्घी लेते थे, बग्घी, क्योंकि बग्घी पे बैठना बड़ा प्राउड होता था। कहाँ? इंग्लैंड में बग्घी से जाते थे। अब जो 2-4 दिन गए तो इन्होंने देखा कि लोग सूट बूट पहनते हैं, हमें कोई भाव ही नहीं दे रहा, हम तो गंवा रहे हैं। तो सबसे पहले 7-8-10 जोड़ी इन्होंने सूट सिलवाए, पैंट, कोट, शर्ट, छोटी वाली टाई यहाँ लगती है। 10 सेट, 1-2 सेट नहीं, 10 सेट। चूंकि इंग्लैंड का कानून अलिखित है, इसलिए जो वहां के वकील होते हैं, विशेषकर जो लॉर्ड सभा के कानूनी लॉर्ड्स होते हैं, उनकी जो बातचीत है, उनकी जो व्याख्याएं हैं, वो जो कानून के बारे में जो समझ रखते हैं, जो सोचते हैं, वही कानून की पढ़ाई होती थी। तो अक्सर वहां कानून की कोई पढ़ाई क्लास में नहीं होती थी, बल्कि पार्टी ऑर्गेनाइज होती थी। उन पार्टियों में स्टूडेंट होते थे, उन पार्टियों में ये लॉर्ड्स हुआ करते थे और ये चर्चा करते थे। तो ये आसपास मंडराते थे, स्टूडेंट सुनते थे, अच्छा ये बात, ये चीज ऐसी होगी। तो अक्सर पार्टियां हुआ करती थी। तो उन पार्टियों में अक्सर डांस हुआ करता था, ब्रेक डांस, कपल डांस। कुछ लोग गिटार बजाते थे तो उनको बड़ी तालियां वालियां मिलती थी। गांधी को लगा मुझे भी चाहिए, तो गांधी ने फिर डांस क्लास ज्वाइन कर ली, कपल डांस कर सके, थोड़ा गिटार क्लास ज्वाइन कर ली, गिटार बजा सके। पैसे की ऐसी की तैसी कर दी। नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति होते तो बजट बनाते ना। अननेसेसरी भाव में जो आया, भाव से शुरू हो गए। अक्सर लोग, मुझे पता है, जो मैं आज तक नहीं कहता, अक्सर जितने भी आप इंटरव्यू देखो छात्रों के, यूपीएससी छात्रों के, जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तो बहुत कुछ बताते हैं। और जब पूछा जाता है तुम्हारी वीकनेस क्या है, तो बताते हैं भावुक होना। भावात्मकता, मैंने जो अभी तक समझा है कि किसी भी मनुष्य के भीतर अगर सबसे बड़ी उसकी स्ट्रेंथ मजबूती है, तो उसका भावनात्मक होना है। जिस व्यक्ति के में भाव नहीं है, जो भाव से संचालित नहीं हो सकता, वो व्यक्ति तो नहीं, वो कुछ भी हो, लेकिन मनुष्य नहीं है। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं, क्या आगे है, मानो नहीं वो पत्थर है, पत्थर है। सोच लो, ऐसे हमारे बड़े भावनात्मक लोग भी कह गए। बावजूद इसके सबसे बड़ी वीकनेस भावुकता, वीकनेस नहीं है, मजबूती है, स्ट्रांगनेस। गांधी भाव से चल रहा है, डांस क्लास ज्वाइन कर लिया। अब लोग सोचेंगे कि ये तो बेवकूफी भरा काम कर रहे हैं, मूर्खता बड़ा काम कर रहे हैं। मूर्खता बड़ा काम है। भावुक व्यक्ति को अनुभव खूब मिलता है। जल्दी ही पैसे जो थे खत्म होने लगे। अब सबसे पहला काम होगा शाकाहार। पैसे खत्म होने लगे इनके। अचानक से इनको लगा कि अब तो इतने पैसे हैं कि 1 ही 2 महीने काम चल पाएगा, 1 महीने। और मान लो और पैसे मंगाए भी तो भाई साहब को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, चिट्ठी 1 महीने में पहुंचेगी। भाई साहब को पैसे की व्यवस्था घर में तो रखा नहीं, करनी पड़ेगी। 15 दिन उसमें लग जाएंगे, फिर पैसे भेजेंगे तो 20 दिन में आएंगे, 1 महीने में आएगा, तो 2-2.5 महीने तो तब पर भी अगर पैसे मंगाए जाए तब पर भी चलाना है। अब काम कैसे चलेगा? तो सबसे पहले गांधी ने डिसाइड किया कि कॉस्ट कटिंग करी जाए। अब चूंकि एडवांस दिया था तो मकान तो छोड़ नहीं सकते थे,
कॉस्ट कटिंग हो सकती थी, बग्घी की बजाय पैदल पहुंचा जाए, नहीं, तो पैदल यात्रा इन्होंने शुरू करी, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, पैदल इन्होंने आना जाना शुरू किया। डांस क्लास छोड़ा, गिटार क्लास छोड़ा। बहुत जल्दी गांधी को समझ में आ गया ये सब अपने बस की नहीं, न गिटार आएगा न डांस आएगा, खून में नहीं, अंदर नहीं है, जो अंदर नहीं है वो नहीं होता कभी कभी, है ना। लेकिन आदमी ट्राई जरूर करता है। तो गांधी को पता लग गया कि ये अपने बस का नहीं है, छोड़ते हैं। ऊपर से अलग से अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, तो गांधी ने कॉस्ट कटिंग करी। अब उन्होंने पैदल आना शुरू कर दिया, जहां रहते थे वहां से कॉलेज तक पैदल आना शुरू कर दिया। अब जब कॉलेज से पैदल घर आते थे, घर से पैदल कॉलेज, तो मान लो यहां पर घर है, यहां पर कॉलेज है, तो जब पैदल यहां से आते थे तो यहां बीच में एक आश्रम होता था, इसका नाम था शाकाहार आश्रम। पैदल आना होता था तो अक्सर देखते थे कि शाकाहार आश्रम है, आश्रम आश्रम होता है, हमें भी पता। लोग यहाँ पे बैठते थे, यहाँ पर बैठ के शाकाहार के बारे में लोग लिखते थे, जिनके जो भी अनुभव शाकाहार से होते थे। तो जो भी लोग यहाँ बैठते थे उनको पढ़ने को दिया जाता था शाकाहार के बारे में, और कहा जाता था कि आपको भी अगर कुछ लगता है शाकाहार के बारे में तो आप लिखें। तो ये इन्होंने यहाँ बैठना शुरू कर दिया, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई तो होती नहीं थी, घर पे बैठ के करोगे क्या। तो यहाँ बैठते थे 4 घंटे 5 घंटे। तो जो शाकाहार आश्रम में 4-5 घंटे बैठते थे, तो यहाँ पर ये पढ़ते थे शाकाहार के बारे, कुछ लिखते भी थे शाकाहार के बारे में। इस प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर भोजन मिलता था। तो घर से अपना टाइम से निकलने नहा धो के और आके बैठे, दोपहर का भोजन फिट हो गया। कहाँ? शाकाहार आश्रम में दोपहर का भोजन यहां मिल जाता था। बदले में ज्ञान अलग से मिल रहा, ऊपर से ऐसी जगहों पर बड़े लोग आते हैं। कैसे लोग आते हैं? बड़े लोग या विद्वान लोग। अब धीरे धीरे गांधी से दोस्ती भी होने लगी, किसकी? विद्वान लोगों की, अच्छे लोगों की, अमीर लोगों की। तो किसी को लगा कि ये पढ़ लिख रहा, बैरिस्टर की तैयारी कर रहा, बातचीत हुई, दोस्ती हुई, उन्होंने बाइबिल दे दी कि ये बाइबिल पढ़िए। और आप देखिए कितना कमाल का धर्म है ईसाई धर्म, बहुत सी अच्छी बातें। और आप युवा को तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि युवा ही भ्रष्ट हो रहा था। गांधी को पढ़ने का बहुत शौक था। हाँ, अंग्रेजी में पढ़ते थे। मैट्रिक पास होने में भी यहाँ पे चूंकि 1833 से अंग्रेजी की पढ़ाई कंपलसरी कर दी गई थी कि नौकरी चाहिए तो करो, तो जो आगे पढ़ता था वो अंग्रेजी पढ़ने लगता था। और चूंकि अंग्रेज लगभग अंग्रेजी में बातचीत करते थे, तो धीरे धीरे लोग जो पढ़ने वाले थे वो अंग्रेजी जानने लगे थे। और जितनी बची कुची अंग्रेजी थी वो जाकर फिर वहां पे गांधी जी ने अंग्रेजी पे बहुत काम किया, तो अंग्रेजी आ गई। शुरुआत में इनकी अंग्रेजी की स्पीकिंग अच्छी नहीं थी, पढ़ना लिखना भी अच्छा नहीं था, लेकिन माहौल होता है तो हो जाता है। जब भाषा ही वही है, पहुंच ही गए वहां पे इंग्लैंड में, चाह के भी कोई हिंदी नहीं बोलेगा, सीखना ही पड़ेगा। टूटी फूटी आती थी, वो परफेक्ट हो गई। बाइबिल मिल गई इनको पढ़ने को, पढ़ने के बड़े शौकीन थे। 10 दिन में 12 दिन में बाइबिल खत्म कर लिया। चर्चा भी हुई बाइबिल पे, बातचीत भी करने लगे। फिर वो मित्र मिला, पूछा बाइबिल कैसे लगी? कहा बहुत बढ़िया। कैसा धर्म है? बहुत बढ़िया। कहा फिर आओ हमारे धर्म में परिवर्तन कर लो। इन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं। धर्म बदलने का क्या मतलब? धर्म अच्छा है, मैं तो कह रहा हूं अच्छा है। इस्लाम के एक साथी थे, उन्होंने इनको कुरान दे दी, कुरान भी पढ़ी इन्होंने, हदीस भी थमा दिया, वो भी पढ़ा इन्होंने। अच्छा लगा,
ठीक है, बढ़िया बात, लोक कल्याण की बात। फिर उसने दबाव बनाना शुरू कर दिया, धर्म परिवर्तन कर लो, इस्लाम में आ जाओ, जन्नत की सैर मिलेगी। ये बात इनको थोड़ी चुभती थी कि भाई तुम्हारा धर्म अच्छा है, तुम्हारे धर्म को अच्छा कहने का मतलब ये तो तुम्हारा धर्म में चले आए, धर्म का क्या मतलब है ऐसे। फिर एक दो और धर्म थे, उनकी भी किताबें पढ़ी इन्होंने। सोचो, गांधी को कहा जाता है ना बड़े संत थे, सभी धर्मों का ज्ञान था इनको, ऐसे ही मिल गया फर्जी। सभी धर्मों का ज्ञान लेने गए थे? नहीं, परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि बड़े धर्मों के बड़े बड़े विद्वान यहां आते थे शाकाहार पे, दोस्ती हो गई तो इनको पढ़ा दिया, जो पढ़ने से ना समझ में आया वो बैठ के समझा दिया, वार्तालाप में, डिस्कशन में, अच्छाई बुराई में वो सारी बातें हो गई। तो बड़े प्रकांड विद्वान सभी धर्मों के माने जाते हैं गांधी जी। पता लगा इस्लाम का ज्ञान हो गया, सबका ज्ञान हो गया। अंत में गांधी को लगा कि मैंने सबके सारे धर्म तो पढ़ लिए, सारे धर्मों की बात बड़ी प्रभावी है, बड़ी अच्छी है, अपना नहीं पढ़ा। फिर गांधी ने खुद से ही खरीदा अपना किताबें, अपनी चीजें पढ़ी। जब अपनी चीजें पढ़ी तब सारी चीजें गांधी को छोटी लगने लगी। जब गांधी ने खुद का अपना सनातन धर्म, जब हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने पढ़ा, अपनी संस्कृतियों को उन्होंने देखा, एनालाइज किया, तो उनको लगने लगा कि सारे के सारे जो थे वो अंग प्रत्यंग हैं हमारे, उपांग हैं, छोटे छोटे अंग हैं। अभी मुझे वो अच्छे, बड़े प्रभावी, बड़े लग रहे थे, अब तो वो प्रभावित ही नहीं कर पा रहे। अब तो लगता है कि यहीं से कहीं एक शाखा निकल के चली गई, यहीं से कहीं से निकला। इसलिए गांधी ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। आजकल इतिहास में कहा जाता है गांधी ईसाई बन गए थे, गांधी ईसाई बन गए नहीं। गांधी ने जब अपने धर्म को जाना तो सारे धर्म इनको छोटे लगने लगे। इस तरीके से गांधी का सभी धर्मों के प्रति जो भाव था वो यहां पर निकला। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सम्मति दे भगवान, है ना। सारे धर्मों को क्या मानते थे? एक मानते थे। सभी धर्मों के आदर सम्मान की बात करते थे, किसी भी धर्म को लेकर किसी प्रकार का विरोध कभी गांधी के बाद। इसलिए गांधी सर्वधर्म समभाव की बात हमेशा करते हैं। सर्वधर्म समभाव की बात गांधी ने हमेशा की, क्योंकि सारे धर्म का ज्ञान था। शाकाहार पे बैठते थे, पढ़ते थे, लिखते थे। पढ़ाई लिखाई के दौरान शाकाहार का बड़ा ज्ञान हो गया और खुद भी इन्होंने प्रैक्टिकल किया शाकाहार पे, और जो प्रैक्टिकल से समझ में आए वो इन्होंने लिखा। आज भी शाकाहार पे सबसे ज्यादा लेख इंग्लैंड में किसके संरक्षित हैं? गांधी जी के संरक्षित है। ऐसा माना जाता है कि शाकाहार पे बहुत काम किया गांधी ने और पूरे जीवन शाकाहारी रहे। इनके बाद कोई शाकाहार पे काम करने वाला व्यक्ति माना जाता है तो अमिताभ बच्चन, है ना। बाकी गांधी ने शाकाहार पे काम किया। करना थोड़ी चाहते थे, हो गया ना कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। यहां एक महिला, बूढ़ी महिला हुआ करती थी, वो भी बैठती थी, कोई काम धाम तो था नहीं। तो कुछ दिन बूढ़ी महिला ने देखा, फिर बूढ़ी महिला की दोस्ती हो गई गांधी से। वो भी बैठती थी, ये भी बैठते थे, बातचीत हुई। बातचीत से बड़े बहुत अच्छे गांधी लगते थे उस बूढ़ी महिला को कि इस उम्र में जहां अपना युवा शराब में डूबा है, बुरी आदतों में डूबा है, वहीं एक ये इतनी कम उम्र का बच्चा शाकाहार आश्रम में बैठ रहा, शाकाहार पे काम कर रहा। क्या अच्छे विचार है। उसको क्या पता कि कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, दोपहर का भोजन लेने के चक्कर में बैठा। लेकिन ठीक है, अच्छा लगा, बड़ी गहरी दोस्ती हो गई उस बूढ़ी महिला से। फिर बूढ़ी महिला कभी कभी गांधी को घर इनवाइट करने लगी, भाई घर पे आओ। बूढ़ी महिला के दिमाग में कुछ और चल रहा था। बूढ़ी महिला ने पूछा कि तुम शादीशुदा हो? तो उस टाइम पे इस उम्र में शादी करना बुरा माना जाता था इंग्लैंड में। थोड़ा ज्यादा मेंटल लेवल उनका था, ठंडे प्रदेश थे तो वैसे भी विवाह
की बात लेट थी। गांधी को लगा अगर मैं कहूँ कि मेरी शादी हुई है तो गंवार फीलिंग आएगी, तो गांधी ने उससे कहा नहीं, आई एम बैचलर, मैं बैचलर। झूठ बोला गांधी जी ने उस बूढ़ी महिला से। बूढ़ी महिला बड़ी प्रसन्न हुई, बैचलर है तो और अच्छा है, क्योंकि बूढ़ी महिला के पास एक बिटिया थी, लड़की। अब वो इनको दामाद के रूप में देखने लगी कि सात्विक है, बढ़िया है, सीधा है, इससे क्यों ना विवाह कर दें अपनी लड़की की, जमाई घर पे मिल जाएगा, बाहर देश का है तो यहाँ अपने घर तो है नहीं, रेंट पे रहता है। तो अब वो घर ले गई इनको, बूढ़ी महिला। एक दो दिन घर पर डिनर उनर कराया, उसके बाद 2 3 4 दिन बाद एक दिन अपनी बिटिया के साथ इनको कहा कि जाओ घूम के आओ, पार्क वार्क घूम के आओ। चले गए बेचारे पार्क। पार्क में गए तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पार्क में पार्क वाली बात थी, जिधर नजर घुमाए उधर उनको थोड़ा असहजता फील हो रही थी। तो उसने उससे चलने को कहा, चलो। तो उसने कहा कि नहीं, चलो हम लोग भी कहीं बैठते हैं। कुछ ऐसी हरकतें करी तो गांधी को बुरा लगा, गांधी को लगा ठीक नहीं है, और गांधी जो है वहां से बिना कुछ कहे चले गए। उसके बाद गांधी ने आना छोड़ दिया आश्रम। बूढ़ी महिला परेशान कि ये भाग कहाँ गया, अपनी बिटिया को अलग डांटे, तुमने क्या कर दिया, क्या कह दिया, नाराज होकर चला गया। 2 महीने बीत गए, गांधी ने रास्ता ही बदल दिया, आना ही बंद कर दिया। न आश्रम में बूढ़ी महिला बहुत परेशान थी, उसने ढूंढवाना शुरू किया गांधी को, कहाँ रहता है कहाँ, लेकिन कुछ खबर नहीं मिली। 4 महीने बीते। गांधी ने फिर एक दिन चिट्ठी लिखी उस बूढ़ी महिला को। चिट्ठी में इन्होंने लिखा कि मैंने आपसे झूठ बोला था। पहली बार इन्होंने जीवन में सत्य का सहारा लेना चाहा कि मैंने आपसे झूठ बोला था, और झूठ बोलने का इरादा मेरा कुछ गलत नहीं था, ऐसे ही मैंने झूठ बोल दिया। मुझे लगा कि इतनी कम उम्र में विवाह हुआ है, ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने आपसे बोला कि मेरा विवाह नहीं हुआ। मेरा विवाह हो चुका है और मेरा एक बेटा भी है, और चूंकि मैंने आपसे झूठ बोला इसलिए मैं आत्मग्लानि में हूं। और आपकी बिटिया को मैंने हमेशा अपनी बहन की नजर से देखा है ना, आपकी बिटिया को हमेशा मैंने अपनी बहन की नजर से देखा है। जब उस दिन पता लगा इच्छा, तो मुझे ये ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने आना बंद कर दिया है, मुझे माफ कर दीजिएगा। गांधी ने सही बोला पहली बार, फिर झूठ से तो सब बिगड़ गया था ना। महिला भी धोखेबाज समझ रही थी, गांधी भी अपने को लग रहा था कि गलती हुई। इन्होंने सही चिट्ठी भेजी, वो चिट्ठी मिली बुढ़िया को, बुजुर्ग महिला को। बुढ़िया अच्छा नहीं लगता, हमारे यहाँ कहा जाता है मजाक में भी, बहुत लोग प्रेम में कहते हैं अपनी दादी को बुढ़िया, ठीक, लेकिन कभी कभी लोग इंटेंशन बदल लेते हैं। बड़ा प्यारा शब्द है बुढ़िया, नहीं? पूर्वांचल में तो हर नाम के आगे वाह लगा दो तो मजा ही आ जाए, ए राहुला, नहीं, राहुलवा, प्रेम झलकता है, क्लोजनेस, इसको इनफॉर्मल कहते हैं रिलेशन। कभी कभी बेइज्जती भी लोग फील करते हैं, कहते हैं रेडी पार रहा है, नहीं, लेकिन वाह लगा देने से लगता है इनफॉर्मेलिटी ज्यादा है। तो उस बुजुर्ग महिला ने उस चिट्ठी के आधार पे जो स्टैंप लगा था, गांधी को ढूंढवाना मिल शुरू किया, गांधी मिल गए। फिर गांधी ने बहुत झेपते हुए सॉरी बोला। उसने कहा अब तो सॉरी बोलना ही नहीं, जितनी इज्जत तुम्हारी मेरी नजर में पहले थी, अब तो इज्जत और बढ़ गई। दूसरा कोई होता तो मेरे अकेले महिला होने का दुरुपयोग करता, लाभ उठाता, झूठ भी बोलता, लेकिन एक तुम ऐसे हो कि तुमने सही भी बोला, कोई दुरुपयोग नहीं किया, और साथ में तुमने
मेरी बिटिया को अपना बहन कहा, इस हिसाब से तुम मेरे बेटे हो गए। तो छोड़ो 2 BHK, अब दोपहर का खाना छोड़ो, अब दोनों टाइम में ही शिफ्ट हो जाओ। अब तो मुझे एक बेटा भी मिल गया। छुड़वा दिया घर, अपने साथ रख लिया किसको, गांधी को। किराया खत्म, भोजन की तकलीफ खत्म, पढ़ाई चालू। सत्य बोलने से सारी समस्याओं का समाधान हो गया, नहीं हो गया? फिर इन्होंने जब जब सत्य का सहारा लिया, तब तक ये सभी बंधनों से मुक्त हुए। इसीलिए इन्होंने अपने जीवन में जब कभी कोई गलत हुआ तो इन्होंने सत्य का सहारा लिया, और जब सत्य का सहारा लिया तो इन्हें हमेशा ये मिला कि सारी समस्याएं छट गई। इसीलिए सत्य कठिन तो होता है, लेकिन सत्यमेव जयते, जो मंडूकोपनिषद में लिखा हुआ है, वो 100% सही है। और गांधी ने हर कदम पर इस सत्य का सहारा लिया, यूं कह लें इन्होंने प्रैक्टिकल किया। और जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो नाम क्या लिखा? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। पहला प्रयोग सत्य के साथ आपने देखा गांधी का, हो गया ना, सब सेटल हो गया, बात ही खत्म हो गई। गांधी जी ने अच्छी पढ़ाई लिखाई करी, वापस कहाँ आ गए? इंडिया आ गए। भाई साहब ने कहा कि प्रैक्टिस शुरू करो। प्रैक्टिस कहाँ शुरू करते, कोई जान पहचान तो थी नहीं। तो बड़े भाई साहब ने एक किसी बड़े वकील के यहाँ इनको लगा दिया कि भाई इनके यहाँ तुम प्रैक्टिस करो, इनसे सीखो। तो इनको वो मजगून बनाने का काम मिला कि कोई अगर आए तो सबसे पहले उसकी क्या तकलीफ है उसको नोट करने वाला काम मिला। करते रहे, कोई सैलरी थी नहीं, 1 आध पैसे 2 पैसे मिल जाया करते थे। ऐसे समय बीत गया। तो बड़े भाई साहब ने पूछा कि भाई कहाँ तक चल रही है? इन्होंने कहा कुछ नहीं, प्रैक्टिस तो आ गई लेकिन अभी वही काम कर रहे हैं। तो बड़े भाई साहब ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम अपने वकालत का काम शुरू करो, मैं देखता हूँ। फिर बड़े भाई साहब ने बड़ी जुगाड़ से सट करके एक क्लाइंट पकड़ दिया जिसके वकील कौन बनेंगे? गांधी। पहली बार गांधी ने काला कोट पहना होगा, वकालत करने के लिए कोर्ट में जाने का काम हुआ, उसका इन्होंने केस ले लिया। सब जगह बड़े भाई का हाथ है। केस ले लिया और न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत भी हुए, और न्यायाधीश ने फैसला इनके विपक्ष में सुनाया। कह रहे तो हार गए। गांधी जी को ये ठीक नहीं लगा, इनको लगा मेरा क्लाइंट जेन्युइन है, न्याय गलत हुआ है। कोर्ट खत्म होने के बाद न्यायाधीश की केबिन में पहुंच जाते हैं। न्यायाधीश को कहते हैं आपने गलत न्याय दिया। न्यायाधीश कहता है कि न्याय मैंने सही दिया है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, वकील हैं बाहर जाइए। इन्होंने कहा नहीं, जब तक आप अपना एक्सेप्ट नहीं करोगे आपने न्याय गलत दिया है, जब तक फैसला नहीं बदलोगे तब तक बाहर ही नहीं जाऊंगा। नाराज हो जाता है न्यायाधीश, बुलाता है अपने अर्दलीवादी को, धक्के मार के बाहर निकालो। केबिन से बाहर निकाला जाता है खींच उच के गांधी को। गांधी कहते हैं नहीं तुमने गलत न्याय दिया। गांधी बाहर भी चिल्लाते रहते हैं गलत न्याय दिया। न्यायाधीश की बड़ी बेइज्जती महसूस होती। अब न्यायाधीश से झगड़ा हो गया, किसका? गांधी का। अब तो और भी आफत दिक्कतें होने लगी। अब कोई भी आदमी किसी को भी वकील रख ले, गांधी को नहीं, क्योंकि उसको पता है कि गांधी को जो वकील रखेगा वो पक्का मुकदमा हारेगा। फिर न्यायाधीश से ही इनका 36 का आंकड़ा है। धीरे धीरे गांधी को लगा कि अपने बस की बात नहीं है, घर चले गए, घर बैठ गए, काम धाम बंद, फिर से वही शुरू, बैठना बस घर पे, काम धाम करते नहीं थे। बड़े भाई खर्चा चलाते थे, इनका भी, पत्नी का भी, पिता का भी। गांधी ने कई बार अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी बात करी। इन्होंने ब्रह्मचर्य की बात करी है, पढ़ना होगा हम लोगों को ना, ब्रह्मचर्य बहुत अनिवार्य मानते हैं ब्रह्मचर्य को, क्योंकि खुद
भुक्तभोगी हैं इसके। ब्रह्मचर्य जीवन के पालन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि वासना के वशीभूत होके आदमी बहुत कुछ खो देता है, इसलिए व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। और इंद्रियों को वश में रखने के लिए किसका पालन करेंगे? ब्रह्मचर्य का। खुद बताते हैं कि जब पिताजी की आखिरी समय चल रहा था, पिताजी बहुत बीमार थे और मैं पिताजी के पैर दबा रहा था। वो आखिरी दिन था पिताजी का, पता नहीं था, बस पैर दबा रहा था। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं जल्दी से, पिताजी एक बार कहें कि पैर दबाना बंद करो, तो मैं जाऊं और कस्तूरबा के पास चला जाऊं। अभी थोड़ी ही देर लिखते हैं कि मैंने पैर दबाया था कि पिताजी ने कहा कि बेटा रहने दो, और मुझे बड़ी आसक्ति हो रही थी कि मैं कस्तूरबा के पास जाऊं, इसलिए मैं उठा और चला गया कस्तूरबा के पास। चाचा जी बैठ गए पिताजी के पास और वो मुश्किल से 1.5 घंटा बीता होगा कि जो घर का जो नौकर था, नौकर नहीं कह सकते, सेवक था, उसने जोर से दरवाजा पीटा और कहा कि बाबूजी की तबीयत बहुत ही खराब है। गांधी लिखते हैं कि मैं हतप्रभ रह गया, तबीयत तो खराब तो थी ही, अब बहुत खराब में क्या हो गया। और जब मैं भागा पहुंचा तो पिताजी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। और वो समय जब बेटे का पिता के साथ होना सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है, मैं अपनी वासना के कारण वो समय मेरे से छिन गया और वो सौभाग्य चाचा जी को प्राप्त हुआ जो सौभाग्य मुझे प्राप्त होना था। इसलिए ब्रह्मचर्य को बहुत अनिवार्य मानते हैं और वासनाओं पर अपनी पकड़ की बात करते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण की बात करते हैं और कहते हैं कि इंद्रियों को नियंत्रित करके व्यक्ति अपने बनाए हुए लक्ष्यों और अपने पुरुषार्थों की प्राप्ति कर सकता है। लिखते हैं कहीं भी चूकते नहीं, अपनी कमियां हो, अच्छाइयां हो या बुराइयां हो, गांधी कहीं नहीं चूकते। आत्मकथा में इन्होंने लिखा। कुछ समय बीतता है, एक पिताजी के इनके मित्र रहते हैं, जो कि पिताजी जा चुके, गुजर चुके, आते हैं तो इनके भाई से कहते हैं कि मोहनदास को तो अंग्रेजी भी आती है क्योंकि इन्होंने वकालत कर रखी है और वकालत इनकी यहाँ कुछ चल नहीं रहा है और यहाँ कुछ कर भी नहीं रहे, तो मेरे पास एक ऑफर है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका में 2 भाई हैं, अब्दुल्ला, दोनों अब्दुल्ला 2 भाई हैं, उनका आपस में संपत्ति का विवाद है। अब चूंकि सारी खाता बही जो उनके हैं वो सब गुजराती में है, उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो अंग्रेजी भी जानता हो, गुजराती भी जानता हो। और जो कि इंग्लैंड से पढ़ाई करके आए हैं, तो मोहनदास को तो अंग्रेजी आती होगी, गुजराती तो आती है। तो अगर कहो तो मैं बात करूं, उनको जरूरत है और नौकरी मिल जाएगी, जाएंगे तो बताओ। बड़े भाई ने कहा बात करते हैं। बड़े भाई ने मिलवाया एक दिन दादाजी से, पड़ोस के। तो उन्होंने कहा गांधी से कि ठीक है, क्या तुम नौकरी करना चाहोगे, क्या तुम अफ्रीका जाना चाहोगे? गांधी भी बहुत दिन से पैसा नहीं देखे थे। नहीं, गांधी ने कहा हाँ जाएंगे, पैसा कितना मिलेगा? तो इनके मन में था कि 2 रुपया 4 रुपया मांग लेंगे। उन्होंने कहा 8 रुपया मिलेगा। खुश हो गए तुरंत, जितनी इच्छा थी उसका 2 गुना तो ऑफर है, प्लस रहना खाना सब फ्री। तैयार हो गए गांधी जी, जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद डर सताने लगा, इच्छा, कस्तूरबा को छोड़ के कैसे जाएं। भाई ने फिर कहा आपकी पटक पटक मारेंगे, ध्यान रखना, कमाओगे धमाओगे, जीवन कैसे चलेगा? गांधी ने तय किया ठीक है जाएंगे, बाद में देखेंगे, ठीक रहेगा तो ले जाएंगे कस्तूरबा को भी। गांधी कहाँ जाते हैं? अफ्रीका, अकेले। लोग कहते हैं गांधी अफ्रीका वकालत करने गए थे, असल में गांधी अफ्रीका गए थे दुभाषिया का काम करने।
जो वहाँ का वकील था उसको अंग्रेजी आती थी, और वहाँ का वकील सारे मुकदमे लड़ेगा किसमें, अंग्रेजी में। लेकिन इनके दोनों भाई के जो खाता बही थी वो गुजराती में थी। तो किसका पैसा किसको कितना मिला, कितना नहीं मिला, किसको कितना मिलना चाहिए, ये सब कोर्ट में कब होगा, जब गुजराती अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो। तो गांधी को ये था कि जो कुछ है वो बताना था अंग्रेजी में, इसलिए गांधी गए थे। बड़ी कहानी है, समय तेजी से भाग रहा। गांधी जी पहुंच जाते हैं, इंग्लैंड के लिए जाने की तैयारी हो जाती है, और गांधी जी यहाँ पानी वाले जहाज से निकल जाते हैं, पहुंचते हैं अफ्रीका बंदरगाह तक। अफ्रीका पहुंचने के बाद नटाल स्टेशन से इनकी ट्रेन रहती है आगे के लिए। रिजर्वेशन था इनके पास, नटाल से ये आगे की ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। ट्रेन आती है, ट्रेन में अपना चढ़ जाते हैं और जाके रिजर्वेशन वाले जो डब्बा था वहां पे बैठ जाते हैं, पैर के ऊपर पैर चढ़ा के स्टाइल में। गांधी का स्टाइल था कुछ भी हो जाए पैर पे पैर चढ़ा लेंगे, बाद में उसको योग जैसा चढ़ा के बैठते थे। शुरू में पहले ऐंठ में बैठते रहे होंगे। जो भी जाए गांधी को घूरे जाए ट्रेन में, गांधी जी को लगे कि मैं कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश लग रहा हूँ इसलिए घूर रहे हैं, गांधी मुस्कुराए जाए। इनका मुस्कुराना और भी कातिलाना, मुस्कुराने पे तो खून खोल रहा हो था उस टाइम पे गोरों का, लेकिन इनको लगता था कि स्टाइल है, जो दे के घूरे जाए मुस्कुरा दें। थोड़ी देर बाद पीछे सबने प्लान बनाया, बताया जाके कि ये काला आदमी इसमें क्या कर रहा है रिजर्वेशन में। पुलिस को बुला के ले आए, पुलिस वाले आए, समझाए आप इसमें नहीं जा सकते, आप जाके पीछे जो सामान्य जनरल डब्बा है उसमें बैठो। गांधी ने निकाला रजनीकांत जैसा टिकट, क्या लिखा है S3, नीचे क्या लिखा है 34, पीछे क्या लिखा है 34, नीचे क्या लिखा है MK गांधी, मैं हूं। पुलिस वाले का कोई नहीं, लेकिन आपको पीछे बैठना पड़ेगा। इन्होंने कहा क्यों पीछे बैठे, मेरा नाम, मेरा रिजर्वेशन, मेरा सीट, मेरा डब्बा, मैं यहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं जा सकते, कहा बस नहीं जा सकते, इसमें केवल अंग्रेज लोग जाएंगे, गोरे लोग जाएंगे, या वो लोग जाएंगे जो गोरे हो चुके हैं, मतलब अंग्रेजों के दोस्त मित्र हो, भले ही सावले हो। जाने की अनुमति थी नहीं तो रिजर्वेशन कैसे मिला इनको। अब्दुल्ला जाते रहे होंगे, बड़े रईस लोग थे, इनको जाने की अनुमति नहीं दी गई। अब इन बहस के दौरान ट्रेन जो है चलनी शुरू हो गई। जब पुलिस वालों को लगा कि ये आदमी मानेगा नहीं, इसी में जाएगा, तो उन लोगों ने इनको ज़बरदस्ती जो है पकड़ा, और जब पकड़ा तो इन्होंने अपने पूरे अंगूठे पकड़ लिए कि मैं जाऊंगा ही नहीं। दोनों ने आराम से उठाया, एक ने पीछे से इनका सामान उठाया और चलती ट्रेन से, अभी चली रही थी, इनको बाहर स्टेशन पे रख दिया। कहा जाता फेंक दिया, फेंक नहीं दिया, रख दिया, उतार दिया, सामान भी रख दिया गया, ट्रेन चली गई। गांधी को यह बिहेवियर पसंद नहीं आया, गांधी के लॉजिक नहीं समझ में आया। ये है जिद, कौन सी वाली, अच्छाई वाली, लॉजिक नहीं समझ में आया। अगर रिजर्वेशन दे रहे हो तो जाने दो, या फिर लिख दो कि किसी भी अश्वेत को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। मतलब भेदभाव करो तो बोल के करो, नहीं करो तो मत करो, दिखावा मत करो। एक तरफ आप दिखाते हो कि हमारे लिए ह्यूमैनिटीज फर्स्ट, एक तरफ ट्रेन में नहीं बैठने दे रहे हो, रिजर्वेशन दे रहे हो तब पर भी नहीं बैठने दे रहे हो। तो स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं और जाके कहते हैं ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है और ये गलत है। स्टेशन मास्टर भी बवाल नहीं चाहता था, उसने कहा कोई बात नहीं, अभी दूसरी ट्रेन आएगी, आप उससे चले जाइएगा। कहते हैं उससे भी मैं जाऊंगा तो रिजर्वेशन में जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास रिजर्वेशन का टिकट है। उन्होंने कहा नहीं, रिजर्वेशन में आप नहीं जा सकते, बात समझिए, यहाँ पे आपको नहीं जाने का अधिकार है, आप पीछे जनरल डिब्बे में बैठ के जाइएगा। तो उन्होंने कहा ये रिजर्वेशन आपने क्यों दिया, जाने का राइट्स नहीं है तो रिजर्वेशन क्यों दिया।
और रिजर्वेशन दिया तो जाने का राइट से। तुम लोग भेदभाव कर रहे हो। मैं जब भी जाऊंगा रिजर्वेशन में जाऊंगा। दोपहर से रात के 1 बजे तक स्टेशन मास्टर के कमरे में बैठे रहे, जब भी जाऊंगा रिजर्वेशन से जाऊंगा। और नहीं तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, चाहे 10 दिन बैठना पड़े। परेशान हो गया स्टेशन मास्टर, उसके समझ में नहीं आया कि अजीब आदमी मिला है। फिर अगली जो ट्रेन आई, उस ट्रेन में गांधी को रिजर्वेशन में बैठा के 2 गार्ड लगा के भेजा, कोई उतार न दे इनको, है ना। ये है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। जो सही है वो सही है। रिजर्वेशन दिया तो जाएंगे रिजर्वेशन में, नहीं दो नहीं जाएंगे। लिखो, बताओ बताओ कि अश्वेतों को रिजर्वेशन लेने का राइट्स नहीं है, या तो लिखित में दो, स्टेशन मास्टर को लिखित में दो कि किसी भी अश्वेत को रिजर्वेशन का टिकट नहीं मिलेगा, कोई जा नहीं सकता इसमें, या मैं जाऊंगा रिजर्वेशन। गांधी रिजर्वेशन में गए। नटाल से जिस स्टेशन तक जाना था वहां तक गार्ड भी साथ गए। सोच लो, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। पहुंचते हैं आगे, स्टेशन पे उतरते हैं। वहां से पानी वाली जो स्टीमर होती है उससे इनको अगले गंतव्य तक जाना था, जहां कार आती अब्दुल्ला अब्दुल्ला की, और वहां से कार इनको ले जाती। वहां पर भी अगली सुबह कार आनी थी। इनको स्थान दिया गया था संवाद करने के लिए कि आप भेजेंगे तो पता लग जाएगा, तो हम आपको रिसीव कर लेंगे। पानी वाली जहाज में बैठते हैं। थके तो थे ही बेचारे, इतने दूर से आए थे, एक तो लेट, बिना खाना पीना खाए। तो स्टीमर में एक पीछे की जगह होती है, एक आगे की जगह होती है, ऐसे टाइटैनिक फील जहां आता नहीं। अब गांधी को लगा अंदर नहीं बैठते हैं, चलो बाहर हवा खाते हैं, बाहर बैठते हैं। तो बिल्कुल बाहर टाइटैनिक फील वाले पे आगे गए और बढ़िया जो था सीट, वहां पे बैठ गए, पैर पे पैर चढ़ा के। अब स्टीमर भर रहा था, लोग आ रहे थे, और आने के दौरान बहुत सारे लोग गांधी को घूर रहे थे, क्योंकि बैठना पीछे था, अंदर की तरफ एकदम पीछे वाले में, जहां बैठने की भी जगह नहीं थी, खड़े होके जाना था। अश्वेत और एक आदमी बिल्कुल टाइटैनिक फील वाले सीट पे पैर चढ़ा के बिल्कुल मजे ले रहा हवा के। एक आदमी आता है गांधी के पास, खड़ा होता है, गांधी घूरता है। गांधी उसको देखते हैं, मुस्कुराते हैं, ऐसे मुस्कुराते हैं, एक थप्पड़ मारता है गांधी को जोर से। गांधी समझ नहीं पाते, पूछते हैं क्यों मारा, फिर मारता है। फिर कहते हैं क्यों मारा, फिर मारता है। और जब तक कहते हैं क्यों मारा, इतना मारता है, पटक पटक, ऊपर नीचे, लात, घूसे, हाथ, मुक्के, बहुत मारता है गांधी को। गांधी लिखते हैं कि जब वो मुझे मार रहा था और जब मैं बोलने में भी असक्त हो गया था, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था कि चाहे जितना मार ले, बस नीचे न फेंके, क्योंकि अगर इसने मुझे नीचे फेंक दिया तो मुझे तैरना नहीं आता है, प्राण निकल जाएंगे। फिर लिखते हैं कि अचानक से एक व्यक्ति भगवान बन गया, और वो आता है और मुझे खींच के दूर करता है, उस व्यक्ति को रोकता है और मुझे पीछे खींच के ले जाता है, और उस व्यक्ति को रोकता है कि छोड़ दो, पता नहीं था इसे। फिर पीछे ले जाके समझाता है कि आपकी सीट वहां नहीं है, आपको यहाँ पीछे बैठना। गांधी जी कहते हैं कि मेरे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं पीछे बैठा, मैंने पैर पे पैर चढ़ाया, उसने भी घूरा है ना, उसने भी घूरा, लेकिन खैर सूझ गया था। गंतव्य तक पहुंचे। शाम हो चली थी, क्योंकि ट्रेन लेट थी, दूसरी ट्रेन से आए थे, तो जो गाड़ी इंतजार करके जा चुकी होगी। शाम हो गई थी, अंधेरा हो रहा था। अब गांधी को लगा यहाँ कहीं स्टे करना होगा, इसलिए गांधी होटल की तलाश में लग जाते हैं। नहीं, किसकी तलाश में लग जाते हैं? होटल की तलाश में। लेकिन कोई होटल देता नहीं, क्योंकि जो स्टे वाले होटल थे वहां आसपास सारे होटल जो थे वो श्वेतों के रुकने के लिए थी। अश्वेत कोई होटल में नहीं रुक सकता था। उन्होंने बताया मैं इंडिया से आया हूं, सबने मना किया, एक ने थोड़ा तरस खाया, यही कोई 7-8 बजे रहे होंगे रात के। उसने तरस खाया और उसने कहा कि ठीक है, ऐसी बहुत दिक्कत है तो मैं तुम्हें एक कमरा दे सकता हूं, लेकिन
तुम्हें उस कमरे के अंदर रहना होगा और जब तक मैं न कहूं बाहर नहीं दिखना होगा, नहीं तो मेरा होटल बंद हो सकता है एक अश्वेत को कमरे में ठहरने देने के कारण। गांधी कहते हैं ठीक है, गांधी को किनारे भेज देता है, उस कमरे में जाकर रुक जाओ। गांधी कहते हैं खाना होना, खाना मिल जाएगा, लेकिन जब बाकी सब लोग होटल के खाना खा लेंगे तब। गांधी कहते कोई नहीं, बस भूलना मत, भूख बहुत लगी। कहता ठीक है, उस कमरे में जाओ। तो वहां पे कल्चर होता था कि जो होटल होता था, उस होटल में जितने भी गेस्ट रुके हैं सबका खाना एक टाइम पे होता था, सामूहिक। तो सामूहिक भोजन का समय हो गया, सारे जो गेस्ट थे उस होटल में रुके सब आने लगे, सामूहिक मेज पे अपना सब बैठे और भोजन लग गया, भोजन करना शुरू करे। इधर गांधी जी को लग रहा था कि कहीं भूल तो नहीं गया। अब गांधी जी अपना दरवाजा थोड़ा खोल के, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, झांकना ताकना शुरू। और जिसने कमरा दिया तो उसकी जान अटकी थी, रिसेप्शन में बैठे घूर रहा है, देख रहा है दरवाजा अंदर बाहर हो रहा है। अगर मान लो किसी की नजर पड़ गई तो वो आदमी कहेंगे कि बुला लो, देखो उस कमरे में कोई है, खाए बिना कैसे रह सकता है। बुलाना पड़ेगा, और देख लिया अश्वेत को तब, अब तो होटल चला गया अपना। तो उसने देख लिया कि दरवाजा अंदर बाहर 5 बार हो चुका है। ये आदमी मान नहीं रहा, एक तो मैंने होटल दिया, ऊपर से होटल बंद करवाएगा। फिर वो उठता है और जाता है उस कमरे के पास, कमरे खोल के अंदर जाता है। गांधी को बहुत डांटता है, कहता अभी के अभी भगा दूंगा, ताक झाक करे तो। मैंने कहा ना, खाना जब सब लोग खा गए अपने कमरे में चले जाएंगे, तुम्हारा भोजन आ जाएगा। नहीं, क्यों परेशान, ये व्यवहार करोगे तो खाना भी नहीं देंगे। गांधी जी कहते कोई नहीं, मुझे लगा तुम लोग भूल गए। कहे नहीं भूले हैं, खाना मिलेगा। फिर अंदर गांधी को अंदर छोड़ के फिर आता है, सब लोग खा के चले जाते हैं। फिर गांधी के कमरे में खाना आता है, गांधी खाना खाते हैं और सोते हैं। सब सूजा हुआ है, फुला दिया मार मार के हाथ पैर, इतना शरीर में इतना दर्द है ना, इतना ज्यादा शरीर में दर्द है कि समझ भी नहीं आया कि कब गांधी बिस्तर पे लेटे, कब आंख लगी। गांधी को लगा भी 2 ही मिनट हुआ है, आंख लगे 1 मिनट। तो गांधी जी को लगा कि अभी 2 मिनट भी नहीं हुए सोए कि दरवाजा कोई जोर से पीट दिया। दरवाजा पीटा, उन्होंने कहा सुबह हो गई, उठो भागो। क्योंकि लोग 4 बजे से मॉर्निंग वॉक पे जाना शुरू कर देंगे और किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। 3:30 बजे ही उसने जो है इनको जगा के बाहर खड़ा करा दिया। बेचारे बाहर रोड पे बैठे रहे, सुबह होने का इंतजार किया, उसके बाद फिर टैक्सी ली, फिर पते पे पहुंचे। बाद में अब्दुल्ला को कहानी बताई। अब्दुल्ला ने बड़ा अफसोस व्यक्त किया कि आपको आने में इतनी दिक्कतें, इतना कुछ सहना पड़ा, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हमें पता होता तो हम आपको जहाँ स्टेशन है वहाँ कार भेज देते। बड़े अमीर लोग थे अब्दुल्ला, बड़ी पहुँच थी, बड़े बिजनेसमैन थे। खैर, तो वहाँ पहुँच जाते। ये तो रही आधी यात्रा, अभी बाकी सत्य के साथ प्रयोग बाकी। जीवन ही इनका क्या है, दर्शन है। बातें नहीं, विचार नहीं, पूरा जीवन ही आपको सीख दे रही। पूरे जीवन ये करते रहे, ये हमेशा गांधी, है ना। तो ये रहा आज का गांधी का जीवन परिचय। जरूरी नहीं है कि हम गांधी के विचार पढ़ें, विचारों से जब मोटिवेशन ना मिले तो ज्यादा अच्छा है कि क्या पढ़ लें, जीवन परिचय पढ़ लें, जीवन ही पढ़ लें। इसीलिए मैं कहता हूं गांधी का जीवन इतना सधा हुआ है, लोगों के विचार सध सकते हैं, गांधी का तो जीवन सधा हुआ है। ठीक है, अभिषेक मैं ऐड कर दूंगा आपको। आपने नाम लिख के भेजा है मुझे। आज मैं काफी लोगों को ऐड कर रहा था तो कुछ लोगों की प्राइवेसी सेटिंग ऐसी थी कि टेलीग्राम पे ऐड नहीं हो रहे थे। अच्छा ठीक है, आज मैं आपको ऐड कर दूंगा।
ठीक है अभिषेक, ठीक, आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।